कल हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसको एक मरतबा फिर से रिवाइज करना है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह को एवं हल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और हमने सब देखा था। परिवार और हमें सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। उसका जो है तो मेन जो है तो सूर्य है, और सौर मंडल के लिए प्रकाश है उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये क्या है कि द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies such as asteroids and meteoroids together form the solar system। मेटेओरिटीज जो रहते हैं, मेटेओराइट्स, तो वो इनका मिलकर सोलर सिस्टम बनता है, जिसको नाम होता है सोलर फैमिली, कि उसको सोलार की फैमिली कहा जाएगा। और निज़ाम शमसी वगैरह जिसे उर्दू में कहते हैं, हुज हेड इज सन, जिसका जो है तो मुख्य जो हेड रहेगा, जिम्मेदार जैसा होता है हर एक घर में उसमें। तो वैसे यहाँ पर सोलर सिस्टम में एक फैमिली अगर इसको कहा गया, तो इसका हेड जो रहेगा, कि उसका मेन बॉस टाइप में हेड वो है सन है। क्योंकि सन को क्यों कहा गया हेड? द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द सोलर सिस्टम। हाँ, तो वो क्या है कि वो एकमात्र सोर्स है कि जिससे वो लाइट और हीट मिलती है सोलर सिस्टम को। जैसे कि कुछ कुछ घरों में मेन जिम्मेदार जो होता है, तो वो एकमात्र एक लौता कमाने वाला, मतलब उसको घर को, मतलब घर चलाने के लिए वो रहता है, तो कभी कभार वो जिम्मेदार होता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की वजह से उसकी जिम्मेदारी का होता है। तो सन यहाँ पर हेड की हो गया, क्योंकि वो ओनली सोर्स है लाइट और हीट का सोलर सिस्टम है। सूर्य के 8 planets ऑफ द सन आर, और उसके जो प्लैनेट्स हैं 8 planets सन के, तो ऑफ द सन बता रहे हैं। तो सूर्य के 8 ग्रह हैं, और सूर्य खुद जो है तो ग्रह नहीं होता। तो सूरज जो है तो खुद से एक प्लेनेट नहीं है, ये याद रखना है कभी भी। और वो क्या है प्लैनेट्स? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों को अपने अपने उपग्रह भी है। तो एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वेनस, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर ओन सेटेलाइट्स। तो हर एक को क्या है? सेटेलाइट्स है, सिर्फ मर्क्यूरी और वेनस को छोड़कर। तो मर्क्यूरी और वेनस की अगर बात करें, तो उन्हें उनके खुद के ओन सेटेलाइट्स नहीं है। ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are longitudinal, they are called orbits। अरे लॉन्गिटेडेड मतलब क्या है कि ये रास्ते जो है तो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये मतलब एक लाइन में फैले हुए हैं, जिसको ऑर्बिट, महवर वगैरह जो कहते हैं, कि एक महवर पर वो घूमता है। गर्दिश करना, मदार पर, हाँ, मदार पर गर्दिश करना। तो ये चीज़ें उर्दू में भी ऐसे टर्म्स आते हैं उसके, तो उन्हें ऑर्बिट्स कहा जाता है। उसके बाद द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 lakhs kilometer per second। डिस्पाइट दिस स्पीड इट टेक्स अबाउट 8 minutes फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। ये बताया जा रहा है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो लाइट चलती है, स्पीड। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो जमीन पर सूरज की रोशनी पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जाते हैं। और उसके अलावा अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कि जमीन जो है तो तीसरा प्लेनेट माना जाता है डिस्टेंस, अगर सन के हिसाब से देखा जाए कि उससे नजदीक और दूर कौन है। तो सन थर्ड प्लेनेट है डिस्टेंस के हिसाब से सन से। इन साइज, और अगर साइज की बात किया जाए, तो ये जो है तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। कौन सा? जमीन, अर्थ। ये पांचवा लार्जेस्ट प्लेनेट किसमें है? साइज में। इट फ्लैटन्स अ बिट नियर द पोल्स। तो ये जो है तो अलग अलग आकार इसका जो है तो थोड़ा सा चपटी है ध्रुवों के पास से, जमीन इसकी। तो इस वजह से इसको, रीजन को, शेप को कहा जाता है जियोइड। तो जियोइड उसको कहा जाता है। भू आम का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। कि जियोइड का मतलब ये होता है कि अर्थ लाइक शेप, कि किसी को अर्थ लाइक शेप बताना है, तो मतलब पूरी तरह से मुकम्मल गोल नहीं, कहीं कहीं से स्लोपिंग से, चपटी वगैरह होने से उसको जियोइड नाम दिया जाएगा। उसी तरह से द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द साइज, अगर हम ऑर्डर की बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, के उतरती तरतीब में कहा जाए, या डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसको उल्टे से सीधे की तरफ भी अगर कहा जाए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो ये है कि जुपिटर। तब जुपिटर इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हो रहा है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वरुणा, अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी।
तो लार्जेस्ट प्लेनेट क्या हो गया? जुपिटर। ये क्या हो गया? सबसे बड़ा प्लेनेट हो गया। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर एंड द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मर्क्यूरी। तो ये दो सवाल भी याद रखना है, इसके दो टर्म्स एग्जाम में आते रहते हैं सवाल कि विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द साइज। तो लार्जेस्ट प्लेनेट कहा जाएगा जुपिटर को और स्मॉलेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद में मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट साइजेस एंड इन डिफरेंट पोजीशंस। कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, कि अलग अलग साइजेस में और डिफरेंट पोजीशन पर। यू कैन सी द फुल मून अबाउट वंस अ मंथ। एक मर्तबा आपको दिखाई देगा पूरा मून एक महीने में कभी कभार, मतलब महीने में दिखाई देगा। वंस अ मंथ कि महीने में एक बार, ऐसा नहीं है कि दो बार फुल मून देख लिया। तो इट इज अ फुल मून नाइट और फुल मून। तो यू कांट सी इट आफ्टर 15 डेज। तो आपको वो 15 दिन तक फिर दिखाई नहीं देगा। दिस इज द न्यू मून लाइट और न्यू मून, और उसको कहा जाएगा न्यू मून लाइट या फिर न्यू मून। तो इस तरह से इसका प्रोसेस बताया गया कि महीने में एक मरतबा में वो पूरा मून दिखाई देगा। उसके बाद में जो है तो वो आपको 15 दिनों तक नहीं दिखाई देगा, उसके बाद में न्यू मून रहेगा। तो ये हो गया मून के ताल्लुक से बात। और ये दो चीज़ें हो गई प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस के हिसाब से ज़मीन क्या है कि तीसरा प्लैनेट, और साइज की अगर बात करें तो क्या हो रहा है? 50। और लार्जेस्ट की अगर बात करें तो जुपिटर और स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी। उसके बाद है पोल स्टार। पोल स्टार मतलब क्या है? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा क्या है? सांकेतिक तारे यहाँ पर है चमकते हुए, और ये ध्रुव तारा देखो यहाँ पर ये देख रहा है। उत्तर दिशा है, पूर्व है, पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा, यहाँ पर ये दिशाएं बताई गई है। सांकेतिक तारे यहाँ पर है, और यहाँ पर है ध्रुव तारा पोल स्टार। तो ये क्या होता है? इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एट नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो अब वो उसकी एक सीमा है, मतलब एक तरफ की दिशा है कि उससे दिशा दिखाई देती है कि ध्रुव तारा एक जगह पे फिक्स होता है। बाकी तारे तो जगमग करते रहते हैं। तो ये ध्रुव तारा है। इन एंशियंट टाइम पीपल क्या करते थे? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते थे। तारों की सहायता से उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, कि जो उत्तरी तारा होता है तो उत्तर दिशा को बताता है। और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो एक फिक्स पोजीशन पर रहता है, जिससे हमें उत्तर दिशा दिखाई देती है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एट द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार, तो उसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसका नाम से ही उसको नॉर्थ स्टार भी कह दिया गया। और पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इन द स्काई। तो आसमान में हमेशा एक ही सिम्त में फिक्स पोजीशन पर रहता है। और उसके बाद में एस्टेरॉइड्स, तो क्षुद्र ग्रह, इस तरह से जो उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, कि अगर हम बात करें इन एडिशन टू स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की, तो इन सब में इनन्यूमरेबल स्मॉल बॉडीज ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ स्टार्स ही है और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स ही। इसके अलावा असंख्य, मतलब कोई उसकी संख्या नहीं है, आप काउंट करके नहीं बता सकते कि इतने पार्टिकल घूम रहे हैं। तो मतलब अनलिमिटेड लेवल पर इनन्यूमरेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कि छोटे पिंड भी, एक छोटे छोटे पत्थर भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्मॉल बॉडीज ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। तो इसको कहा जाएगा एस्टेरॉइड्स। तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये पाए जाएंगे मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में। उसके बाद में है देर आर रिंग अराउंड द जुपिटर्स। तो जुपिटर के अराउंड में रिंग होती है, कभी कभार देखिए आपने देखा होगा। तो अगर हम बात करें प्लैनेट्स की यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर रिंग दिख रहा है किसी किसी में, हालांकि इस पर भी थोड़ा सा है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देर आर रिंग्स अराउंड द जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस।
तो तीनों पर क्या हो रहा है, रिंग हो रहा है। रिंग क्या है, दीज रिंग्स आर बैंड्स मेड ऑफ इनन्यूमरल स्मॉल बॉडीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये भी जो है तो अनगिनत असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं वहां पर, तो वो रिंग दिखता है। दीज रिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप। तो एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से, एक शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप देख सकते हैं इन छल्लों को, पृथ्वी से इन छल्लों को। तो मतलब वो बोल रहा है कि छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां वहां पर है, तो जिसकी वजह से वहां पर जो आपको जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न में ये दिखाई देता है इस तरह से। तो वो पिंड है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस यहाँ पर। अब यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला चालू होता है, तो आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल है कि द प्लेनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर थर्ड। मर्क्यूरी। थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड मर्क्यूरी। ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो 3 सही है कि मर्क्यूरी प्लेनेट वो जो कि स्मॉलर है अर्थ से सोलर सिस्टम में। उसके बाद विच प्लेनेट इज नोन एज द ट्विन प्लैनेट्स ऑफ अर्थ। इस ग्रह का पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। जमीन के जैसा दिखने वाला एक प्लेनेट होता है। कभी कभार कुछ चैनल का भी नाम आता है और एक जैसा ही दिखता है जमीन के ऊपर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। जुपिटर रिंग आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 2 सैटर्न। इसको भी तो जुपिटर, सैटर्न और हमने देखा है ना, रिंग आता है। वीनस। हाँ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सर। वीनस है। इसको हम एक बार क्रॉस चेक करें। कभी कभार आपने देखा होगा, ये देखिए मतलब बहुत सारे चैनल पर भी कभी कभार देखे होंगे किसी ने ऑब्जर्व, तो वेनस बोल के चैनल वगैरह भी घूमता रहता है। तो वो अर्थ के जैसा ही दिखता है, अर्थ ट्विन, बिकॉज वेनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट सेम इन द साइज। ये यहाँ पर मास की अगर बात करें तो देर दे वे अबाउट द सेम, दोनों का वेट भी सेम है, और एंड द हैव अ वेरी सिमिलर कंपोजिशन, आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, और उनके मटेरियल भी सेम मटेरियल से बने हैं। दे आर ऑल्सो नेबरिंग प्लैनेट्स, और इसके अलावा खुशी की बात यह है कि पड़ोसी भी प्लेनेट है ये। तो ये ट्विंस हो जाता है। अगर आपको इमेज दिखा दी जाए उसकी, तो ये देखिए वेनस अर्थ ट्विन, ये अर्थ वेनस, तो वे वगैरह में भी सिमिलर है। तो इसे ट्विन कहा जाता है। कभी कभार सेकंड अर्थ कहकर भी आ जाता है वो, इस तरह से। और इसको भी क्रॉस चेक, इसके अंदर क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, वेनस, मार्स। तो वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी आर स्मॉलर देन अर्थ। वेनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो कभी कभार स्मॉलर देन अर्थ, तो ये होता है। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर जो आ रहा है अर्थ, अर्थ से छोटा जो है तो वेनस है, ये वाला। तो आपका यहाँ पर डायरेक्टली सवाल यहाँ पर नहीं था वेनस। अगर कभी ऐसे आ जाता है तो फिर आपको वो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अर्थ का नेबरिंग प्लेनेट भी वही है, वेनस।
तो कभी कभार अगर स्मॉलर देन अर्थ आता है तो पहले आपको वेनस ढूंढना है, उसी के बाजू वाला है, मतलब इससे रिलेटेड ये एक हिंट। और उसके बाद में फिर है मार्स। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट करना होगा फिर स्मॉलर देन, तो स्मॉलेस्ट ना होते हुए मैं स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, तो इसको मार्स कीजिए, मंगल। तो पहले वेनस देखना है, फिर उसके बाद मार्स, उसके बाद में लास्ट जुपिटर। सिर्फ प्लेनेट की अगर बात की मर्क्यूरी जाए तो स्मॉलर देन अर्थ अगर यहाँ पर आ गया, ये वाला आपने नहीं पढ़े थे, सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट अगर पूछा तो जुपिटर, और स्मॉलर देन अर्थ पहले देखना है वेनस, उसके बाद में मार्स, और उसके बाद लास्ट जुपिटर। तो ये तीन याद रखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इसका ये एक बना के रख लीजिए आप आपके पास में, ये ग्रेटर देन की साइन डाल कर, एक तरह से डिक्रीजिंग और एक तरह से इंक्रीजिंग में। कभी कभार उसको ग्रेटर देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन अर्थ। और अर्थ के नेबरिंग भी हमें प्लैनेट्स याद रखना जरूरी है। तो अर्थ का नेबरिंग प्लैनेट एक तो वेनस हमने देखा, उसके बाद में नेपच्यून हो गया पहले, जो कि लार्जर देन अर्थ भी आ सकता है, लार्जर देन अर्थ। तो लार्जर देन अर्थ नेपच्यून, अगर वो ना हो तो फिर यूरेनस, और लार्जेस्ट आ गया तो फिर सैटर्न। तो ये याद रखना है। उसके बाद में आप देखते हैं कि विच इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब देखिए सन की बात कर, अर्थ अर्थ हाँ, थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो अभी हमने पढ़ते वक्त में देखे थे कि अर्थ जो है, तो वो इससे अगर बात की जाए ऑर्डर में, तो थर्ड पर अर्थ आता है सन के रिलेटेड, तो ये अर्थ ही आएगा। और उस हिसाब से नेक्स्ट देखते हैं कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ द पाथ डू ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन सर्कुलर, नंबर थर्ड रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर थर्ड सर थर्ड इलोंगेटेड पाथ, तो दीर्घ वर्ताकार। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़े थे तो उसमें जो है ना इंग्लिश का टर्म अलग आया था, या फिर उन्होंने कुछ टाइपिंग की मिस्टेक की थी यहाँ पर, जिसको करके जो है तो हिंदी भी देखते रहना। कभी कभार ऐसा होता है कि इंग्लिश का अगर उन्होंने कुछ गलती से डाल दिया तो हिंदी में उसकी हिंट होती है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर AREE आ गया था, दिस पास एरी लॉन्ग लॉन्गेटिव। तो यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्पेलिंग बदला हुआ है, ये इलोंगेटेड पाथ। तो इलोंगेटेड रहेगा और दीर्घ वृत्ताकार। तो ये दो चीजों से भी याद रख सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आ पाता ये वाला, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कुलर होगा शायद, तो दीर्घ वृत्ताकार, तो इससे हमें याद आ जाता है। विच डायरेक्शन इज नोन फ्रॉम द पोल स्टार, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सेकेंड राइट। नॉर्थ तो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार, या फिर उत्तर नॉर्थ तारा, उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर सेकंड सर। हाँ, सेकंड इज राइट। उसके बाद में एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन विच ऑर्बिट्स। तो एस्टेरॉइड यानी कि छोटे जो पत्थर वगैरह जो होते हैं, मार्स एंड जुपिटर मार्स एंड जुपिटर राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड मार्स एंड जुपिटर। मंगल एवं बृहस्पति। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड सर। सेकंड राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब यहाँ पर यह है कि इसमें से कौन से प्लैनेट ज्यादा टाइम लेता है सूरज के गिर्द परिक्रमा में, घूमने में, रिवॉल्व करने में, गर्दिश करने में। तो ये वाला हमने पढ़ते उसमें तो नहीं देखा, लेकिन क्या ले सकता है मैक्सिमम टाइम। जुपिटर नेपच्यून, नेम्ड आफ्टर द एंशियंट रोमन गॉड ऑफ सी, इज द 8th एंड लार्जेस्ट प्लैनेट सन। और ये होता है इट्स सन, इट्स ऑर्बिट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इट टेक्स अराउंड 165 अर्थ years for Neptune to finish one revolution around the sun.
तो मतलब क्या बता रहा है कि ये 165 अर्थ के साल लेता है, जमीनी साल, नेपच्यून टू फिनिश वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। एक रेवोल्यूशन को इतना टाइम वो लेगा नेपच्यून। लेकिन इसके अंदर जो देखिए जवाब में नेपच्यून नहीं आया, तो अब यहाँ पर उसके बारे में और डिटेल देखना है कि अगर वो नहीं है तो जो ऑप्शन में और क्या हो सकता है। ये सबसे ज्यादा है और उससे कम विनर। वीनस, उसको चेक करते हैं। और फास्टेस्ट की अगर बात करता है तो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज द विनर एट एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अबाउट 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1,07,082 miles per hour, which is a period of about 87.97 अर्थ डेज। तो ये उल्टा स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है मर्क्यूरी, तो फास्टेस्ट है। और स्लोएस्ट की अगर बात करें, स्लोएस्ट वेनस ऑल्सो स्पिन्स वेरी स्लोली, तो अगर ये दूसरी बात करें तो ये 243 अर्थ के ईयर ले रहा है, और यहाँ पर इसको क्या बताया था, 164 ईयर्स नेपच्यून को। तो नेपच्यून से ज्यादा देखिए यहाँ पर वीनस बता रहा है स्लो। वीनस इज ऑल्सो स्पिन्स वेरी स्लो, only once every 243 Earth days. Venus is the slowest spinning planet in the solar system. Actually, a day on a Venus is longer than a year on Venus. तो एक ईयर जो वेनस पे होता है तो वो ऑर्बिट सन के 225 अर्थ डेज में होता है। 225 या कहीं पर 243 मिल रहा है। तो फिर वो स्लोएस्ट की अगर बात की जाए तो फिर वो वेनस आ रहा है। फिर वहां पर अगर हम देखते हैं तो वो शुक्र है, मतलब अल्लाह का शुक्र नहीं, ये वाला शुक्र प्लेनेट है। वो इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वही आपने जो ग्रेटर देन की वे में अगर लिखा है तो फिर आप उसका निकाल सकते हैं। मतलब लार्जेस्ट Saturn. सैटर्न। Saturn. सेकेंड लार्जेस्ट। आपको 1 सेकंड सर। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट तो क्रॉस चेक करते हैं। वैसे तो मतलब यहाँ पर ये हमारे पास ये जो है, ये देखिए जुपिटर के बाद सैटर्न, तो ये उसका सही जवाब सैटर्न राइट है आपका। Option number third. यस। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, कितने हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। हाँ, तो फर्स्ट ये बराबर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब सन के हिसाब से बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्योंकि उसमें अर्थ से हम ले सकते हैं कि अर्थ थर्ड पे, और एक थर्ड में भी अर्थ आया था, लेकिन फिर उसका यहाँ पर Mars. difference आ गया था इस वजह से। Mars Saturn. तो इसको एक मरतबा और क्रॉस चेक भी हम करेंगे साथ ही साथ। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी एक बना लेना है आपको, मर्क्यूरी वेनस अर्थ, मर्क्यूरी वेनस अर्थ, और फिर उसके बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो ये पूरे ही लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं प्लूटो, विच अंटिल रिसेंटली वॉज कंसिडर्ड टू बी द farthest planet is now classified as a dwarf planet. Additional dwarf planets have been discovered farther from the sun than Pluto. तो इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो अभी हम यहाँ पर जो लिमिटेड है वही पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइज। कि डिसेंडिंग अगर ऑर्डर की अगर बात करें प्लैनेट के,
सोलर सिस्टम में, तो कौन सा रहेगा? डिसेंडिंग मतलब उतरती तरतीब। हाँ, तो पहले डिसेंडिंग में छोटा, फिर ऐसे बड़े, इस तरह से देखना है। जुपिटर तो सब में आया है, देखिए छोटे में तो ये हो गया, और सबसे लास्ट में क्या आया है तो वो देखना है पहले तो लास्ट में क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 सर। सर फर्स्ट। तो मर्क्यूरी, मार्स, वेनस, अर्थ, वेनस, सैटर्न, जुपिटर। फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर 4 सर। मर्क्यूरी, मार्स, अर्थ, वेनस। अर्थ, वीनस, जून, लास्ट में सर मर्क्यूरी है ना? हाँ, मर्क्यूरी तो है ऑप्शन लास्ट में, नंबर 2-3 में मर्क्यूरी है। छोटा है सर लास्ट में मर्क्यूरी। हाँ, तो अब इसको इसमें रखकर देखते हैं। देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वेनस, अर्थ। तो नेपच्यून कहाँ तक आया था? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये वाला जो था तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही था ये, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। हाँ, तो उस हिसाब से नेपच्यून के बाद अर्थ आना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट सही हो जाएगा। नेपच्यून के बाद यहाँ पर वेनस आ गया, इसको बस पड़ोसियों को इधर उधर कर दिया उन्होंने। तो अर्थ का पड़ोसी बाजू नेपच्यून और एक वेनस, इससे याद रख सकते हैं आप। तो ये हो गया फर्स्ट जवाब उसका सही। उसके बाद अब भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा देश भारत, भौगोलिक विस्तार से अगर देखते हैं, ज्योग्राफिकल स्प्रेड से, तो भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। तो ये क्या, इंडिया इज अ कंट्री विद ह्यूज ज्योग्राफिकल स्प्रेड। In the north, it is surrounded by the high peaks of the Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south flank, the Indian Peninsula। तो ये क्या है कि पश्चिम में अरब सागर बहता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये जो डेफिनेशन बोला है ना, तो इसके अंदर बहुत गहरी बातें हैं। तो इसमें अलग अलग तरह से 2-4 क्वेश्चन इस पर बनकर आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आता है कि जैसे कि भारत, यहाँ पर बात आ गई, बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश। अब भारत देश तो हो गया, अब ये कहता है कि भारत में हिमालय के पेड़ कहाँ पर है, कौन से शिखरों में, तो उत्तर में है। या फिर कह दिया गया कि भारत में उत्तर में क्या पाए जाते, तो हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा, सराउंडेड बाय द हाई पीक्स ऑफ द हिमालयस नॉर्थ में। ऐसे सवाल का एक इसमें से एक तोड़ आ सकता है। उसके बाद में है कि पश्चिम में अरब सागर, तो ये कह सकता है कि अरेबियन सी कहाँ पर बहता है। तो ये ज्यादातर सवाल पहले आ चुके हैं बे ऑफ बंगाल का। तो ये क्या है कि पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आता है हिंदी में, और वो आता है बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ये इस पर बे ऑफ बंगाल पे तो सवाल आता ही है। और जो एसएसटी वाले हैं, तो एसएसटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर भी वो चीजें आती है, पूछा जाता है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ फ्लैंक द इंडियन पेनिसुला। तो ये है कि हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। कि दक्षिण में क्या लहराते हैं? हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वर्ष 2011 से, सिंस द ईयर 2011 टिल नाउ, अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड 120 करोड़। इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद विश्व का दूसरा नंबर पर अधिक जनसंख्या वाला देश इंडिया है, और उसकी आबादी 120 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। लोकेशनल सेटिंग की अगर बात की जाए स्थिति की, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा पर हमेशा एसएसटी वालों को सवाल आता है। तो ट्रॉपिक्स से कौन सा बहता है, उसकी लाइन क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल
SST वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम से, जो कि होती है कर्क रेखा, जो कि यहाँ से यहाँ तक होती है, गुजरात से लेकर इस तरह से जो रेखा होती है इस तरह से, वो इस तरह से होती है। फतेह इस्तावा वगैरह ऐसे कुछ चीजें ऐसे उर्दू में भी आते हैं वो इस तरह से बराबर। फतेह इस्तफा वगैरह ऐसे इस्तवार, हाँ इस्तवार और फतेह इस तरह से। तो इंडिया इज द लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री टू 30 and passes north का passes through almost the central part of the country. The mainland of the India extend from south to north between the latitude of, ये latitude पर सवाल SST वालों को ज्यादा आते हैं, 8 डिग्री 4 north and 37 डिग्री 6 north. The extent of India from west to east, तो west से east कितना extend इंडिया का, वो है 68 डिग्री 7 BC and 97 डिग्री 25 ईस्ट में बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर SST वालों के लिए बहुत काम की है। EVS वालों को तो इतना इसमें से इतना नहीं पूछता, लेकिन SST वालों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सवाल 2 से 4 आती है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो द एरिया ऑफ द इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द लद्दाख इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। और ये क्या है, उत्तर में लद्दाख से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में, तो पूर्व में जो है तो इन द साउथ अबाउट 3200, और उसके बाद अब क्या है कि एक्सटेंड्स अबाउट 2900 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू कुछ इन द वेस्ट। तो कुछ की अगर बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, तो कच्छ जिसको कहा जाएगा कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो इसका रकबे की उसकी बात की जा रही है, इंडिया की कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये सारी चीजें बताई जा रही है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर बह रहा है, बंगाल की खाड़ी, और उसी तरह से अरबियन सी की बात की गई, फिर उसी तरह से हिमालय वगैरह, ये सारी चीजें एक बताया गया। नेबर्स की अगर बात करें तो इंडियाज नेबर्स भारत के पड़ोसी देश होते हैं। देर आर 7 कंट्रीज दैट आर शेयर लैंड बाउंड्रीज विद द इंडिया अक्रॉस द सी टू द साउथ lie or are island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from the India by the Palk Strait. तो ये जो था श्रीलंका, तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो श्रीलंका सेपरेट होता है इंडिया में पाल्क स्ट्रेट से। तो कहाँ पर है श्रीलंका, ये वाला है। तो पाल स्ट्रेट से वो अलग होता है, पाल जल संधि श्रीलंका से अलग करता है भारत को, ये जल संधि से। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी है, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की, तो भारत एक विशाल देश है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो उसके लिए कंट्री को डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 राज्यों, यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 8 है, तो इसको भी 9 कंसिडर करना है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो कैपिटल क्या है, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। और उसके बाद में राज्यों का निर्माण मुख्यतः, द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो राज्यों का निर्माण जो है तो मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। कि स्टेट्स में फॉर्म किस तरह से भी हुई है कि भाषाओं की बेसिस पर। जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में मराठी वगैरह का एक जो बोली जाने वाली भाषा है वहाँ तक, फिर मतलब अलग अलग तरह के जो स्टेट्स बांटे गए हैं, तो एक हिसाब से वो बोली जाने वाली भाषाएं भी जो है उसके हिसाब से भी वो अलग अलग किए गए हैं, स्टेट्स को फॉर्म किए गए हैं। तो 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद फिजिकल डिवीजन की अगर बात करें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट,
तथा द्वीप समूह उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम और आलय का मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिमालय का ये मतलब निकलता है। तो द फिजिकल फिगर फाउंड इन इंडिया आर ऑफ वेरियस टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स है यहाँ पर, प्लेटोस है मतलब पर्वत है, पठार है, प्लेटोस प्लेन्स है जिसको कहेंगे मैदान, तट है, कोस्ट समंदरी साहिली किनारे, और आइलैंड्स है, स्नो कैप्ड हिमालय है जो कि नॉर्थ एक्ट में होता है, एक्ट एज सेंट्राइस। तो हिम और आलय का मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। तो 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। तो सबसे जो बड़ी मोस्ट रेंज है नॉर्थन की उसको कहते हैं ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, सबसे ऊंची शिखर। उसके बाद हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो ये क्या है कि इन दिस चेन आर द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जो है तो हाईएस्ट पीक में वर्ल्ड के, और सेंट्रल हिमालय और हिमाचल लोकेटेड है साउथ ऑफ हिमाद्री में। तो हिमाचल जो है और सेंट्रल हिमालय की अगर बात करें तो लोकेटेड है साउथ ऑफ द हिमाद्री के। तो दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है, जैसे कि मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर लोकेटेड हियर। शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्री श्रृंखला है। यहाँ पर ये पहाड़ यहाँ पर ये बताया गया है मैप। उसके बाद बात करें कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। द साउथ ऑफ द हिमालय लाई इन द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया। ये साउथ कहाँ पर है? हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, हिमालय के दक्षिण में। तो नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया मौजूद है साउथ ऑफ द हिमालय। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये क्या है? दीज प्लेन्स आर प्लेन एंड फ्लैट, चौड़े और मतलब बिल्कुल प्लेन है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र जो है, तो दीज प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूअल्स डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों और उनकी जो एसोसिएट और ट्रिब्यूटरीज जिसको कहा जाएगा सहायक नदियां, हेल्पिंग नदियां जो मिलती है के द्वारा लाए गए जलोढ़ जिसको कहा जाएगा। These plains rivers provide fertile land for agriculture। इसको क्या कहा जाएगा? जलोढ़ निष्पक्षों से बने हैं और नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, एक जरखेज जमीन प्रोवाइड करते हैं, फर्टाइल एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए। दिस इज द रीजन व्हाई दीज प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन। तो इसी वजह है कि इसी के कारण मैदानों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया जाए तो ये नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेल्टा प्रोवाइड करती है। द सुंदरबन डेल्टा, द डेल्टा इज ट्रायंगुलर एंड शेप, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, और इस डेल्टा का आकृतिक त्रिभुजीकार है, मतलब मुसल्लस नुमा होता है वो सुंदरबन का डेल्टा। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है कि द इंडियन ग्रेट डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। इट इज अ ड्राई, ये क्या है? खुश्क है, खुश्क होता है, हॉट गर्म तथा रेतीला स्थल है, एंड सैंडी प्लेस। द अमाउंट ऑफ वेजिटेशन हियर इज वेरी लेस। यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। कहाँ पर? द ग्रेट डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ड्राई है, हॉट है, सैंडी प्लेस है, और वहां पर वेजिटेशन की बहुत कमी पाई जाती है। इंडियन ग्रेट डेजर्ट पश्चिमी भाग में भारत महामरुस्थल। अब यहाँ पर बात करें कि टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। its shape is triangular, its surface is very high and low, many hill ranges and valleys are located in this region। ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृतिक त्रिभुजिकार है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। तो इसके बाद का अगली